हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज समटाइम्स लेटर बिकम्स नेवर, सो डू इट नाउ। यानी कि कई दफ़ा अगर आप कोई चीज़ बाद के लिए टालते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो आप बाद में कर ही लेंगे। ये भी पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि आपको बाद में मौका ना मिले या आप बाद में भूल जाएं या वो अपॉर्चुनिटी हाथ से चली जाए। तो जो भी है अभी इस वक्त आपके पास, आप उसको अभी कीजिए। ठीक है, हाथ में जो भी टास्क आया उसको कर दीजिए, जो भी आपने सोचा है, प्लान किया है, उसको कर डालिए। बिकॉज यू नेवर नो, लाइफ डजंट गिव्स अनदर अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटीज डजंट नॉक टू ट्वाइस। तो इसलिए आपको उस चीज़ को, जैसे ही आपके हाथ में जो भी टास्क आया, आपके दिमाग में कोई ख्याल आया, आप चाहते हैं उसको करना, तो आप उसको कर दीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2025। द विजिट, विजिट मतलब दौरा। ठीक है, यात्रा, दौरा। तो किसकी विजिट? ऑफ द कतरी अमीर, कतर के जो अमीर हैं जिनका नाम है शेख तमीम बिन हमाद अल थानी। अ डेकेड आफ्टर, डेकेड मतलब 10 साल के बाद, तो एक दशक के बाद आए हैं। हिज लास्ट विजिट टू इंडिया, जो उनकी पिछली यात्रा थी वो एक दशक पहले यानी कि 10 साल पहले हुई थी। हैज लेड टू अ रीअफर्मेशन, इसने रीअफर्मेशन को लीड करा है, मतलब उसकी वजह बना है। रीअफर्मेशन मतलब पुनः किस चीज की पुष्टि करना। ऑफ द डीप टाइज बिटवीन टू कंट्रीज, जो हम दोनों देशों के बीच में, कतर और हिंदुस्तान के बीच में जो गहरे रिश्ते हैं, उनको ये रीअफर्म करता है, पुनः इसकी पुष्टि करता है। while they do not always share the same world view। अब देखो, हिंदुस्तान में तो हम आजकल जो हमारा सिनेरियो हो चुका है वो ये हो चुका है कि अगर आप मेरे विचारों से सहमति नहीं रखते या आप किसी पर्टिकुलर विचारधारा से सहमति नहीं रखते तो आप देशद्रोही हैं, आप एंटी नेशनल हैं, फला फला। बट इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा नहीं होता। आप दो अलग अलग कंट्रीज के डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं, स्टिल दे कैन बी गुड एलाइज। तो यहाँ पे भी वही चीज कहा जा रहा है कि हम दोनों देशों के हमेशा वर्ल्ड व्यूज एक जैसे नहीं होते, दुनिया को देखने का नजरिया हमारा सेम नहीं है। बोथ कंट्रीज रिकग्नाइज ईच अदर्स इम्पोर्टेंस ऑन द रीजनल एंड ग्लोबल स्टेज। फिर भी ये दोनों ही देश एक दूसरे की जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है, रीजनल लेवल पे और ग्लोबल स्टेज पे इसको मानते हैं, इसको स्वीकार करते हैं। रिकग्नाइज मतलब उसको स्वीकार करना, उसको मानना। फॉर कतर, कतर के लिए इंडिया इज अ ग्लोबली कनेक्टेड पावर, इंडिया एक ऐसा देश है जो दुनिया के हर देश से जुड़ा हुआ है, इंटरनेशनली ग्लोबली कनेक्टेड है। मेंटेनिंग अ बैलेंस विद ऑल प्लेयर्स इन द वेस्ट एशियन रीजन इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, द यूएई, ईरान एंड इसराइल, जिसने कि एक वेस्ट एशिया का जो गल्फ कंट्रीज का जो रीजन है, उसमें सभी जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके साथ में हमने अच्छा रिश्ता बनाया हुआ है, जिसमें कि सऊदी अरेबिया भी शामिल है, यूएई भी शामिल है, ईरान भी शामिल है और इसराइल भी शामिल है। अब आपको पता होगा कि ये मैक्सिमम इसराइल को छोड़ के बाकी ज़्यादातर देश जो हैं वो मुस्लिम कंट्रीज हैं, लेकिन इनमें भी आपस में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है। इन कंट्रीज में आपस में ऐसा नहीं है कि ये मुस्लिम कंट्रीज हैं तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं या दोस्त हैं एक दूसरे के, इनमें आपस में बहुत कन्फ्लिक्ट है। ठीक है, तो इसलिए हमने इन सभी देशों के साथ में बना के रखी हुई है, विच मीन्स कतर के लिए हम बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। Indian expatriates are often seen as the backbone of कतरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। इंडिया के एक्सपैट्रिएट, एक्सपैट्रिएट मतलब प्रवासी, इमिग्रेंट्स, जो भारतीय इमिग्रेंट्स हैं, उनको अक्सर कतर की इकोनॉमी का एक बैकबोन, उसकी रीढ़ की हड्डी, उसका मुख्य जो आधार है वो माना जाता है। फॉर इंडिया, अब बात करें कि हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के लिए कतर इज अ गल्फ पावर, कतर, कतर जो है एक गल्फ कंट्रीज का एक बड़ा पावरफुल देश है। अ ह्यूज सोर्स ऑफ रेमिटेंसेस एंड अ पार्टनर विद अ मेजर जियो स्ट्रैटेजिक रोल। एक रेमिटेंसेस, रेमिटेंसेस क्या होता है? जो हमारे जैसे नागरिक हैं वो वहाँ पे रह रहे हैं, वो घर पैसा भेजते हैं, या फिर हम उनके साथ में जो भी बिजनेस करते हैं उससे जो पैसा आता है, उसका ये बहुत बड़ा एक सोर्स है। एंड और साथ ही एक ऐसा पार्टनर है जिसका जियो स्ट्रैटेजिक रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, कूटनीतिक रिश्ता, उसकी ज्योग्राफी ऐसी जगह पर है जहां से अगर हम जिसके साथ दोस्ती करते हैं तो हम बाकी कंट्रीज के भी लिंक में आते हैं, ऐसा वो देश है। ठीक है, कतर also provides 45% of India's LNG
नीड्स, और हिंदुस्तान की जो LNG की रिक्वायरमेंट है उसका 45% हम कतर से इंपोर्ट करते हैं, विच मेक्स अप अबाउट हाफ ऑफ द बायलैटरल ट्रेड ऑफ $15 बिलियन बिटवीन द टू कंट्रीज, जो कि दोनों देशों के बीच का जो $15 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड है उसका आधा हिस्सा जो है वो LNG की जरूरतों पर ही आ जाता है। While Qatar is home to a US military base, अब जहाँ कतर में यूएस का एक मिलिट्री बेस है, वहाँ पे जगह है उसकी, विच हाउसेस द यूके एंड ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्सेस, जहाँ पे यूके की और ऑस्ट्रेलिया की एयर फोर्सेस भी रहती हैं, वहीं पे उनका डेरा है। It has also hosted groups such as the Hamas and Taliban. इन्होंने होस्ट करना मतलब उनको वेलकम करना। किनको वेलकम किया है? तालिबान और हमास जैसे ग्रुप्स को भी इन्होंने वेलकम करा है। किन्होंने? कतर ने। अब देखो कतर, अब हम लोग जैसे कि इजराइल में हमास और इजराइल का अटैक जो देख रहे हैं उसमें यूएस बहुत हद तक इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, हमास को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, बट कतर के साथ में उनके स्ट्रैटेजिक रिश्ते इस तरीके के हैं कि यूएस का मिलिट्री बेस है वहां पे, यूके का वहां पे, यूके और ऑस्ट्रेलिया की एयर फोर्सेस वहां पर हैं, स्टिल हमास और तालिबान के अड्डे भी कतर में हैं और ये लोग कुछ नहीं कर सकते। एंड मेंटेन्स टाइज विद रीजनल मिलिशिया ग्रुप्स, और ये कुछ जो वहाँ के कुछ रीजनल लोकल मिलिशिया क्या होता है, मिलिशिया मतलब मिलिटेंट ग्रुप्स जो है, उनके साथ में भी इनके अच्छे संबंध है। किनके? कतर के। In its recent decision to broaden its engagement with the Taliban regime in Afghanistan, अब रिसेंटली इन्होंने फैसला लिया है कि वो अपना, आपको पता है अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो चुका है, तालिबानी सरकार चल रही है, ठीक है, उनका शासन चल रहा है, तो इन्होंने रिसेंटली ये डिसीजन लिया कि ये अपना जो एंगेजमेंट है, अपना जो व्यवहार है, वो तालिबान की जो सरकार है अफगानिस्तान में उसके साथ में और ज़्यादा बढ़ाएंगे। ठीक है। द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हैज लीन्ड ऑन कतरी लीडरशिप, तो ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार है वो लीन ऑन कर रही है, लीन ऑन करना मतलब निर्भर कर रही है कतर की लीडरशिप के ऊपर। इन एडिशन, इसके अलावा द कतरी अमीर्स डिसीजन टू पार्डन 8 फॉर्मर इंडियन नेवल पर्सनल, कतर के अमीर का जो फैसला था, आपको अभी पता होगा 2023-24 के दौरान में एक घटना हुई थी जहां पे कुछ 8-9 हिंदुस्तानी एक्स नेवल पर्सनल थे जिनको कि वहां पे अरेस्ट कर लिया गया था, जो कि किसी ईरान की शायद कंपनी में काम कर रहे थे, ईरान बेस्ड कंपनी में काम कर रहे थे, नहीं कतर की कंपनी में काम कर रहे थे, उनका ईरान की कंपनीज के साथ में टाई अप होने का ऐसा आरोप लगा था। और मैंने आपको भी बताया है कि ये जो गल्फ कंट्रीज हैं इनके आपस में रिश्ते अच्छे नहीं हैं, ठीक है, आपस में ये एक दूसरे को बहुत कट्टर दुश्मन मानते हैं। तो उस तरीके से वो वहाँ पे कुछ हुआ था, इस तरीके की घटना, उनके ऊपर देशद्रोह के आरोप लगे थे, फिर उनको मौत की सजा हुई थी। तो उस टाइम पे कतर के अमीर ने फैसला लिया था कि उनको माफ कर दिया जाए, reportedly accused of spying and handed the death sentence in 2023। reportedly मतलब कथित तौर पे जिनके ऊपर स्पाई करने का यानी कि जासूसी करने का आरोप लगा था और उनको डेथ सेंटेंस अवार्ड किया गया था, डेथ सेंटेंस सुनाया गया था 2023 में, हैज हेल्प्ड फॉर्ज अ क्लोजर अंडरस्टैंडिंग। इसने, जो कतरी अमीर ने वो फैसला लिया उनको क्षमा करने का, इसने क्या किया, फॉर्ज करा मतलब शेप करा, हम दोनों देशों के बीच में और गहरी अंडरस्टैंडिंग हो, हम दोनों देश एक दूसरे को और ज्यादा भरोसा कर सके, ऐसा उसने रिश्ता बना दिया। इट इज फिटिंग, यानी कि ये बिल्कुल वाजिब है, वैलिड है और लंबे समय से पेंडिंग है, बड़े लंबे समय से, एंड लॉन्ग ओवर टू यानी कि बड़े लंबे समय से पेंडिंग है, देयरफॉर इसलिए, दैट आफ्टर द टॉक्स इन दिल्ली, की इसलिए दिल्ली में बातचीत के बाद इंडिया एंड कतर, हिंदुस्तान और कतर ने डिसाइड करा टू अपग्रेड टाइज, कि दोनों के बीच की तो दोस्ती है, संबंध है, उसको अपग्रेड किया जाए थ्रू अ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, एक कूटनीतिक रिश्ते में। गिवन दैट, देखते हुए दैट इंडिया ऑलरेडी हैज, कि भारत की ऑलरेडी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स हैं साइंड विद गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल इंक्लूडिंग द यूएई, सऊदी अरेबिया, ओमान एंड कुवैत, इन सभी देशों के साथ में और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ में हिंदुस्तान ने ऑलरेडी पार्टनरशिप जो है साइन कर रखी है। दे ऑल्सो साइंड अ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस, इन्होंने एक डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने वाला भी कुछ एग्रीमेंट साइन करा
and MOUs in areas including sports and youth affairs, और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया है किस किस एरिया में, स्पोर्ट्स के एरिया में, यूथ अफेयर्स के एरिया में। दे अग्री टू डबल बायलेटरल ट्रेड, इन्होंने स्वीकार करा है, माना है, एक्सेप्ट करा है, सहमति जताई है कि वो बायलेटरल ट्रेड को 2030 तक दुगना कर देंगे। एंड कतर इज टू इन्वेस्ट, और कतर इन्वेस्टमेंट करेगा $10 बिलियन की, कहाँ पे, हिंदुस्तान में, किस चीज में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में और कुछ और एरियाज में। वाइल द जॉइंट स्टेटमेंट एंड रीड आउट्स, जहाँ पे दोनों देशों के बीच के जो जॉइंट स्टेटमेंट्स थे और रीड आउट थे उसमें ड्वेल्ट ऑन मतलब विस्तार से बताना, ऑन बायलेटरल बॉन्ड होमी, उनमें द्विपक्षीय रिश्तों के बारे में, दोस्ती, बॉन्ड होमी मतलब दोस्ती के बारे में तो विस्तार से बताया गया। द जियोपॉलिटिकल अंडरटोन्स ऑफ देयर समिट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, लेकिन ये जो मीटिंग थी इसका जो हिडन एजेंडा था, हिडन मोटिव था, जियोपॉलिटिकल टेंशन थी इस मीटिंग के पीछे, उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। क्योंकि आपको पता है गल्फ रीजन में बहुत ज्यादा उथल पुथल चल रही है। यूएस प्रेसिडेंट जो है बदले जा चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो घोषणा कर चुके हैं कि गजा के लोगों को हम वहां से बिल्कुल इरेडिकेट कर देंगे और पुनर्स्थापन करेंगे गजा का हम, ठीक है। तो ऐसे में इस पूरी उथल पुथल के बीच में कतर के अमीर यहाँ पर आए हैं, तो कुछ ना कुछ तो हिडन अंडरटोन हो गए। बाहर बाहर से तो आपने जो भी बातचीत करी ठीक है, जो हमें बताया गया वो ठीक है, लेकिन अंदर वहां पे क्या बातचीत हुई, क्या उसका मोटिव था, क्या वो बताना चाह रहे थे, इस चीज का आपको क्लैरिटी नहीं है। The Qatari Amir's visit comes amidst turmoil in the Gulf region. इनकी जो यात्रा है वो ऐसे समय में हुई है जब गल्फ रीजन में बहुत ज्यादा टर्मोइल यानी कि उथल पुथल चल रही है ओवर द इजराइल गजा कन्फ्लिक्ट, इजराइल गजा कन्फ्लिक्ट के ऊपर। एंड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स आउटरेजियस, और ऐसे में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक बड़ा ही आउटरेजियस, अपमानजनक, डिस्ग्रेसफुल या फिर कहें विवादास्पद प्लान डिक्लेयर करा है, घोषित करा है, टू क्लियर 2 मिलियन पैलेस्टीनियंस, 2 मिलियन पैलेस्तीनी नागरिकों को फ्रॉम देयर होमलैंड, उनके घर से, उनकी घरेलू जमीन से, उनके देश से निकाल दिया जाएगा, इन द नेम ऑफ रीजनल पीस। वहां पे इस गल्फ रीजन में शांति बहाली के नाम पे इन बेचारे पैलेस्तीनी नागरिकों को जो ऑलरेडी इतने ज्यादा जान माल के नुकसान से जूझ चुके हैं, उनको उनके घर से विस्थापित कर दिया जाएगा। Every country in the Gulf region has voiced its opposition. तो गल्फ रीजन के प्रत्येक देश ने, चाहे उनके रिश्ते अच्छे हैं आपस में चाहे नहीं है, फिर भी उन्होंने इसके विरोध में अपनी आवाज उठाई है, बुलंद की है, टू द ट्रम्प अनाउंसमेंट, ट्रम्प की जो घोषणा है उसका विरोध किया है। एंड न्यू दिल्लीज रिलेटिव साइलेंस हैज बीन नोटेड, और ऐसे में भारत जो कि ग्लोबल साउथ की आवाज कह रहा है खुद को, जो रिप्रेजेंटेटिव कह रहा है एशिया का खुद को, वो इस मसले पे चुप है, उसने चुप्पी साधी हुए, इस ये अननोटिस तो जाएगी नहीं, है ना। ऐसे इतने इम्पोर्टेंट इवेंट के ऊपर अगर भारत कुछ बोल नहीं रहा, दैट मीन्स उसको नोटिस किया जाएगा। While the joint statement said that both sides conveyed their respective position, जो दोनों देशों के बीच की जॉइंट स्टेटमेंट थी उसमें कहा गया कि दोनों देशों ने एक दूसरे को अपना अपना जो भी पोजीशन है, जो भी स्टांस है इसके ऊपर, ओपिनियन है, वो तो बता दिया। किसके ऊपर? इजराइल हमास मसले के ऊपर। इट डिड नॉट डिटेल दोस पोजीशंस, लेकिन वो क्या पोजीशन है दोनों देशों की वो डिटेल में जनता को नहीं बताएगी या फिर पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करेगी। एज अरब जीसीसी एंड ओआईसी मेंबर्स, अब जैसे अरब देश के जीसीसी के और ओआईसी के मेंबर्स मीट दिस वीक, इस हफ्ते मिलने वाले हैं, टू डिस्कस द चैलेंज फ्रॉम डेवलपमेंट्स इन गाजा। तो गाजा में जो भी घटनाक्रम हो रहा है या आगे होगा, उससे क्या चैलेंजेस गल्फ कंट्रीज में होंगे उसके बारे में बातचीत करने के लिए मीटिंग होगी। द इंडिया कतर टॉक्स में हैव डिलीवर्ड, तो ऐसे में भारत और कतर के बीच की जो बातचीत है उसमें संभवतः एक अपॉर्चुनिटी मिली है फॉर बोथ साइड्स, दोनों देशों को, टू ब्रिज दैट डिवाइड, जो दोनों देशों के बीच में एक गैप, एक मतभेद आ गया था, उसको कम करने का यहाँ पे एक मौका मिला। Even as Delhi and Doha committed to a much stronger, forward-looking bilateral partnership,
जो वो भी तब जब दिल्ली और दोहा दोनों ने कमिटमेंट दिया है, वादा करा है कि वो और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा फॉरवर्ड लुकिंग आगे बढ़ने वाले द्विपक्षीय पार्टनरशिप करेंगे। ठीक है, तो ये भी एक मौका था बातचीत का। तो ये था पैसेज। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बेस्ड ऑन द पैसेज। पैसेज के आधार पे कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो करेक्ट है। Qatar provides 45% of India's LNG needs. Correct है. Accounting for nearly half of the current bilateral trade of $15 billion. Correct है. तो first तो correct है. India and Qatar signed a double taxation avoidance agreement and MOUs in sports and youth affairs. ये भी correct है. India has no existing strategic partnership with other Gulf Cooperation Council कंट्रीज अपार्ट फ्रॉम कतर. इनकरेक्ट है. सभी के साथ में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है. इंडिया एंड कतर agreed to double their bilateral trade by 2030 and plan to invest $10 billion in Indian infrastructure and manufacturing. ये भी करेक्ट है. यानी कि 1, 2 और 4 स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है. यानी कि 1 to 4 ऑप्शन ए इज करेक्ट. Which of the following statements can be inferred from the passage about India's foreign policy in the Gulf region? पैसेज के अनुसार हिंदुस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है गल्फ रीजन में, उसके बारे में क्या कहा जा सकता है. इंडिया मेंटेन्स अ स्ट्रिक्ट पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन फ्रॉम वेस्ट एशियन नेशंस. तो देखो ये तो हिंदुस्तान कर नहीं सकता, क्योंकि हिंदुस्तान के सभी गल्फ कंट्रीज के साथ में रिलेशंस हैं, कुछ ना कुछ टाइज है, कुछ ना कुछ अग्रीमेंट्स हैं. तो वहां पे आइसोलेशन वाली पॉलिसी तो है नहीं. तो इनकरेक्ट है. इंडिया ओनली वैल्यूज इट्स रिलेशनशिप विद कतर फॉर इकोनॉमिक रीजंस. इनकरेक्ट है. कतर के साथ में वैसे भी रिश्ते हैं, क्योंकि अगर हम अभी याद करें तो कतर के जो अमीर हैं उन्होंने ही भारतीय नौसैनिकों को क्षमा दी है जब उनको सजाए मौत की सजा हो गई थी और उनको हैंड ओवर किया गया हिंदुस्तान को. तो ऐसे में सिर्फ इकोनॉमिक रिश्ते नहीं है. इंडिया strives to balance relationships with multiple stakeholders in West Asian region. बिल्कुल करेक्ट है. हिंदुस्तान का हमेशा कोशिश यही है कि वो वेस्ट एशियन रीजन में, गल्फ रीजन में जो अलग अलग देश हैं, बहुत सारे गल्फ कंट्रीज हैं, बहुत सारे देश हैं, उन सभी के साथ में एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप बना के चले, क्योंकि इन सभी देशों के आपस में रिश्ते फ्रेंडली नहीं है. ये सभी देश जो है एक दूसरे के साथ में हमेशा फ्रेंडली रिलेशंस नहीं होल्ड करते. तो ऐसे में हिंदुस्तान जो है सबके साथ में किस तरीके से बैलेंसिंग एक्ट रखे, वो हमारी कोशिश रहती है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. India relies entirely on US military base in Qatar for strategic interest. Incorrect है. ये स्टेटमेंट यहाँ पे कहने का उद्देश्य ये था कि कतर एक ऐसा देश है जहाँ पे यूएस मिलिट्री बेस भी है, और वो यूएस आर्मी, वो यूएस जो इजराइल की मदद कर रही है हमास के अगेंस्ट में, वो यूएस जो है कतर में हमास के साथ में को एग्जिस्ट कर रही है. ठीक है, तो ये सब बताने की बात ये थी. यहाँ पे इसलिए मेंशन किया गया कि बायलेटरल रिश्ते और कूटनीतिक रिश्ते, स्ट्रैटेजिक रिश्ते कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. Fill in the blank with the most appropriate word based on the context of the passage. ठीक है. After their discussion, उनकी बातचीत के बाद in Delhi, India and Qatar decided to dash their ties टू अ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप. उन्होंने डाउनग्रेड करने की बात करी. डाउनग्रेड मतलब नीचे गिराना. डिसमिस करना मतलब नकार देना, मना कर देना. अपग्रेड करना मतलब और ज्यादा बढ़ाना. अबैंडन करना मतलब त्याग देना, छोड़ देना. तो यहाँ पे रिश्तों को अपग्रेड करने की बात की गई थी. ऑप्शन सी इज करेक्ट. In this sentence, while the joint statement and readouts dwelt on the bilateral bonhomie, sentence में जो कहा गया while the joint statement and readouts dwelt on the bilateral bonhomie, the geopolitical undertones of their summit cannot be ignored. The word bonhomie most closely means, इसका मतलब क्या होता है? bonhomie का मतलब होता है friendly. ठीक है, तो फर्स्ट है हॉस्टैलिटी. हॉस्टैलिटी मतलब दुश्मनी का, है ना, अनफ्रेंडली. तो इसका उल्टा हो जाता है फ्रेंडलीनेस का. कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता. कॉर्डियलिटी, कॉर्डियलिटी मतलब फ्रेंडलीनेस. तो बिल्कुल ऑप्शन सी इज करेक्ट. कॉशन मतलब सावधानी. What is the main theme of the passage? पैसेज की मेन थीम क्या है? A critique of Western military interventions in West Asia.
कि वेस्ट एशिया में वेस्टर्न कंट्रीज की जो मिलिट्री हस्तक्षेप है उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है यहाँ पे, तो ऐसा तो नहीं है। यहाँ पे इंडिया और कतर के रिश्तों में जो बढ़ोतरी है, जो मजबूती है, उसके बारे में बात करेगी, बावजूद इसके कि दोनों देशों के जो व्यू पॉइंट्स है वो बहुत अलग है। ग्रोइंग टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड कतर ओवर ट्रेड, इनकरेक्ट है। डिटेल्ड बायोग्राफी ऑफ कतरी अमीर, इनकरेक्ट है। स्ट्रेंथनिंग इंडिया कतर टाइज एमिड रीजनल जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Select the appropriate option that can substitute the underlined word in the following sentence to make it grammatically correct. Only the beautiful painting is to be displayed in the exhibit. कि इस एग्जिबिट में केवल जो खूबसूरत पेंटिंग है वही डिस्प्ले की जाएगी। तो द जो है वो स्पेसिफिक करता है जब आप क्वालिटी बताना चाह रहे होंगे सबसे ज्यादा, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करना चाह रहे होंगे। तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री ब्यूटीफुल के साथ में ब्यूटीफुलेस्ट तो नहीं होता, तो क्या आएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल। ओनली द मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग इज टू बी डिस्प्लेड इन द एग्जीबिशन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। His dog did not dash when thieves were slashing the dash of his precious tree. तो कुत्ते जो डॉग्स जो होते हैं वो जिस आवाज को निकालते हैं उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है बार्क करना, भौंकना, बार्क करना। क्यों, कब नहीं निकाला, अब वही बार्क जो है पेड़ का जो छाल होती है ना, छाल जो उसकी स्किन निकलती है उसको भी बार्क बोला जाता है। तो यहाँ पे दोनों में सेम वर्ड क्या आएगा कि उस डॉग ने बार्क नहीं करा, भौंका नहीं, जब चोरों ने उसके बड़े ही प्रेशियस पेड़ की छाल उतार दी, उसको स्लैश कर दिया, ठीक है। स्टेम, स्टेम मतलब उसका तना, शाउट चिल्लाना, बार्क भौंकना, और क्लॉ मतलब पंजा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बार्क इज करेक्ट, क्योंकि जो डॉग्स है वो भौंकते हैं तो वो चिल्लाना नहीं होता, शाउट नहीं होता, वो क्या होता है, बार्क होता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। वी enjoyed lunch he gave us, हमने जो उसने हमें लंच दिया था उसको बहुत इंजॉय करा। we had enjoyed the lunch he gave us, ठीक है, we had enjoyed lunch नहीं आएगा, had आएगा साथ में, ठीक है। एंटोनिम बताना है हैवी का, हैवी मतलब भारी, एंटोनिम क्या होगा, हल्का, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट प्रोडिक्टेड हैवी रेन ओवर द कमिंग डेज, बहुत भारी बारिश बताई गई। लाइट हल्की फुल्की बारिश बताई गई। प्लेंटीफुल पर्याप्त मात्रा में। ड्रिजली, ड्रिजली मतलब फुहार एकदम बारिश की। और रेयर मतलब बामुश्किल, दुर्लभ। तो यहाँ पे ऑप्शन ए लाइट इज करेक्ट। ही couldn't attend the meeting, वो मीटिंग अटेंड नहीं कर सका। डैश ही वॉज सिक, क्योंकि वो बीमार था। सो ही वॉज सिक, इसलिए वो बीमार था। बिकॉज ही वॉज सिक, क्योंकि वो बीमार था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एग्जैक्टली द सेम वर्ड एज वर यूज्ड ओरिजिनली, तो अगर आप किसी के एग्जैक्ट सेम वर्ड्स जो कि उसने ओरिजिनली बोले हैं उनको आप इस्तेमाल करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, वर्बिटम। क्या बोलेंगे, वर्बिटम। प्रिसाइज मतलब सटीक। फैक्चुअल मतलब तथ्यात्मक। ऑर्नेट मतलब जो आप अलंकार वगैरह इस्तेमाल करके कुछ चीज को बड़ा खूबसूरत बनाते हैं, खूबसूरती से डेकोरेट करते हैं वो। तो वर्बिटम इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ग्रामेटिकल एरर बताना है हमें। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू कंप्लीट, मेरे पास बहुत सारा काम है करने के लिए, इसमें कोई एरर नहीं है, करेक्ट है। अ यंग बॉय ऑफर्ड हर हिज सीट, एक युवा लड़के ने अपनी सीट उस लड़की को दे दी, ऑफर कर दी। आई विश आई हैड इरेजर टू इरेज ऑल द मिस्टेक्स इन माई लाइफ, मेरे पास एक इरेजर होता। आई हैड एन इरेजर, क्योंकि ए की ई की साउंड आ रही है, ई की साउंड में वॉवल साउंड आ रही है तो एन आएगा, ठीक है। मेरे पास एक इरेजर होता। आई हैड एन इरेजर टू इरेज ऑल द मिस्टेक्स इन माई लाइफ, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू अकॉम्प्लिश, बिल्कुल करेक्ट है, कोई एरर नहीं है। स्पेलिंग एरर बताने हैं, करेक्ट स्पेलिंग बताने हैं इंटररिलेटेड के। तो इंटररिलेटेड मतलब आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ। द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी आर इंटररिलेटेड, क्लाइमेट चेंज का समाज के अलग अलग वर्गों के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब इंटर और रिलेटेड, इंटर रिलेटेड
ये होते हैं इंटर रिलेटेड के स्पेलिंग। इंट्री रिलेटेड नहीं होगा, इंटर रिलेटेड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। शीतल हैज बीन स्टडिंग इंजीनियरिंग फॉर 5 years। शीतल 5 साल से इंजीनियरिंग पढ़ रही है। डैश काउंटलेस आवर्स ऑफ हर कोर्स वर्क। डेडिकेटिंग नहीं होता, डेडिकेट करना होता है, DEDICATING, डेडिकेटिंग काउंटलेस आवर्स, बहुत अनगिनत घंटे वो अपने काम को डेडिकेट करती है, समर्पित करती है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। If you don't have a lump sum to dash in a fixed deposit, lump sum मतलब एक साथ इन्वेस्ट किया गया पैसा, ठीक है। तो lump sum अगर आपको फिक्स डिपॉजिट में डालने के लिए पूरा lump sum नहीं हो, you can surely opt for a long term recurring deposit। तो आप लंबे समय तक चलने वाला RD सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं। RD में क्या होता है, आप मंथली किश्तें देते हैं, और फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, आप एक बारी में इकट्ठा पैसा जमा कराते हैं, ठीक है। तो लंप सम नहीं है अगर आपके पास, टू इन्वेस्ट इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट यू कैन श्योरली ऑप्ट फॉर अ लॉन्ग टर्म रिकरिंग डिपॉजिट। ड्रॉ मतलब निकालना, पब्लिश मतलब प्रचारित करना, गैदर मतलब इकट्ठा करना, इन्वेस्ट मतलब जमा करना, लगाना कहीं पे। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, निवेश करना। प्रोफिशिएंट का सिनोनिम बताना। प्रोफिशिएंट का मतलब होता है बिल्कुल कुशल किसी चीज में। अकॉम्प्लिश का मतलब कुछ चीज हासिल करना है, किसी चीज में निपुण होना। रिकैल्सिट्रेंट का मतलब होता है जो अनकोऑपरेटिव है या फिर किसी चीज के लिए स्टबन है, उसको रेजिस्ट कर रहा है। ग्लैमरस बड़ा ही आकर्षक। कैलस मतलब निर्दयी। तो प्रोफिशिएंट और अकॉम्प्लिश्ड, ऑप्शन ए इज करेक्ट। फटीग्ड मतलब थका हुआ, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, फर्स्ट है टायर्ड, ऑप्शन ए इज करेक्ट। फ्यूरियस मतलब बड़ा ही गुस्से में। ट्रिकी मतलब पेचीदा। फेमस प्रसिद्ध। अ पर्सन और एंटिटी दैट इज अनेबल टू पे डेट्स, एक कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी चीज जो कर्ज में डूबी हुई है, कर्ज नहीं उतार सकती, तो उसको क्या बोलते हैं, दिवालिया हो गया। कोई व्यक्ति दिवालिया हो गया, वो कर्ज में डूबा हुआ है, वो पैसा नहीं उतार सकता, अपना चुका सकता। इंसॉल्वेंट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बस्टेड मतलब कुछ खराब हो चुका, टूटा हुआ। इंसर्जेंट मतलब विद्रोही। रिक्लूज मतलब जो एकांत में रहता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Rahul speaks fluently English, although he makes quite a lot of mistakes while writing। तो वो बोलता तो बहुत फ्लुएंटली है, लेकिन लिखते वक्त वो काफी मिस्टेक्स करता है। अब फ्लुएंटली एक एडवर्ब है, वो क्वालिटी बता रहा है उसकी भाषा शैली की, उसकी इंग्लिश किस तरीके से वो बोलता है उसकी। एडवर्ब जो है वो वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद में रखा जाता है, ठीक है, बीच में नहीं रखा जाता। तो स्पीक्स क्या है, हमारा वर्ब है, और इंग्लिश जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसके बाद में क्या होगा, फ्लुएंटली। स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, ठीक है। तो एरर का है, राहुल स्पीक्स फ्लुएंटली इंग्लिश में एरर है, ऑप्शन सी में एरर है। डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस, उनके मतभेदों के बावजूद, द कंट्रीज फाउंड कॉमन ग्राउंड एंड बरेड द हैचेट। बरेड द हैचेट मतलब जो भी द्वेष था उसको शांत कर देना, उसको सुलझा देना। टू कंटिन्यू ऑन कन्फ्लिक्ट, किसी विवाद को बनाए रखना, कंटिन्यू करना, इनकरेक्ट है। टू डिसअग्री पब्लिकली, जनता के सामने विवादों पे डिसअग्री कर जाना। टू सेटल अ डिस्प्यूट पीसफुली, कि शांति से कोई भी मसला है उसको सुलझा लेना, ऑप्शन सी इज करेक्ट। स्निफर डॉग टक्कर यूजेस, एक स्निफर डॉग था जिसका नाम था टक्कर, वो यूज करता था डैश नोज टू हेल्प रिसर्चर्स फाइंड आउट, अपने जो भी रिसर्चर थे उनको ढूंढने के लिए, वाई अ किलर व्हेल पॉपुलेशन ऑफ द नॉर्थ वेस्ट कोस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इज, कि क्यों किलर व्हेल की पॉपुलेशन जो कि नॉर्थ वेस्ट कोस्ट में स्थित है यूनाइटेड स्टेट के, इज डैश द डिक्लाइन, इज ऑन द वर्ज ऑफ डिक्लाइन हो सकता है। डैश द डिक्लाइन मतलब घट क्यों रही है। ही सर्चेस फॉर व्हेल फेसेस फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, वो सर्च करता है जो व्हेल का मल होता है जो पानी की सतह के ऊपर तैर रहा होता है, उसको ढूंढता है। विच आर देन कलेक्टेड फॉर एग्जामिनेशन, जिसको कि जांच के लिए कलेक्ट कर लिया जाता है, एकत्रित कर लिया जाता है। ही इज वन ऑफ द एलाइट टीम मेंबर्स, वो एलाइट बड़ा ही उम्दा टीम मेंबर है
टीम मेंबर्स में से एक है ऑफ डिटेक्शन डॉग्स। डिटेक्शन डॉग की एक टीम है, उसका एक बड़ा ही उम्दा मेंबर है, यूज्ड बाय साइंटिस्ट, जिसको कि साइंटिस्ट द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, स्टडिंग अ डैश ऑफ स्पीशीज इंक्लूडिंग राइट वेल्स एंड किलर वेल्स, जो कि स्टडी कर रहे हैं डैश ऑफ स्पीशीज, एक्सटिंक्शन हो सकता है, उनका डिक्लाइन हो सकता है, उसकी स्टडी कर रहे हैं, जिसमें कि राइट वेल्स और किलर वेल्स शामिल हैं। कंजर्वेशन कैनाइन्स आर फास्ट बिकमिंग इंडिस्पेंसिबल टूल्स। कंजर्वेशन यानी कि बचाव करना, पर्यावरण का कंजर्व करते हैं, बचाव करते हैं। कैनाइन्स, कैनाइन्स होते हैं जो डॉग ब्रीड होते हैं, उनको कैनाइन्स बोला जाता है। तो उनका एक बहुत तेजी से बनता हुआ अभिन्न उपकरण बनता जा रहा है फॉर बायोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट के लिए, अकॉर्डिंग टू एमी हर्ट, एमी हर्ट के अनुसार, जो कि कौन है, एसोसिएट डायरेक्टर एंड को फाउंडर ऑफ वर्किंग डॉग्स फॉर कंजर्वेशन। इस संस्था की वो को फाउंडर है। डैश इन थ्री फॉक्स मोंटाना, बेस्ड हो सकता है, बेस्ड इन हो सकता है, थ्री फॉक्स मोंटाना में स्थित है। ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ सालों में, दो हालांकि सो मैनी न्यू कंजर्वेशन डॉग प्रोजेक्ट्स हैव स्प्रंग अप, बहुत सारे नए नए कंजर्वेशन डॉग प्रोजेक्ट जो है वो उभर कर आए हैं, दैट हर्ट कैन नो डैश कीप ट्रैक ऑफ देम ऑल, नो लॉन्गर हो सकता है कि अब वो उनका ट्रैक, उनका जो है कितने हैं कितने नहीं है, कितने काम कर रहे हैं, इस चीज़ का रिकॉर्ड नहीं रख पा रही हैं। हर organization's dogs and their handlers are fully booked to assist field researchers into 2012 बोल रहे हैं, लेकिन उनके डॉग्स, उनकी ऑर्गेनाइजेशन के जो डॉग्स हैं, उनके हैंडलर्स हैं, वो पूरी तरीके से बुक हो चुके थे फील्ड रिसर्चर्स की मदद करने में 2012 में। स्निफर डॉग टक्कर यूजेस डैश नोज, तो अपनी नाक का इस्तेमाल करेगा ना, हिज नोज, हर नोज, हिम नोज, इट्स नोज, तो यूजेस हिज नोज, लिविंग बीइंग है, हिज आ जाएगा। His nose to help researchers find out why a killer whale population of the northwest coast of the United States is dash the decline, is at the decline, on the decline, off the decline, after the decline, यानी कि वो on the decline है, वो खत्म होने की कगार पर है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। He is one of the elite team members of detection dogs used by scientists studying a dash of species including right whales and killer whales. Studying a number of species, कई प्रकार की प्रजातियों की स्टडी कर रहे हैं। डिविजन, डिविजन मतलब एक भाग, ठीक है। कैकोफोनी, कैकोफोनी का मतलब होता है कुछ अप्रिय सी आवाज, ठीक है। और कैडर, कैडर मतलब होता है ग्रुप। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पीशीज की, अलग अलग प्रजातियों की वो स्टडी करें तो अ नंबर ऑफ स्पीशीज इज करेक्ट। Conservation canines are fast becoming indispensable tools for biologists, according to Amy Hurt, Associate Director and co-founder of Working Dogs for Conservation. Dash in three folks living, रहती हैं वो, rested, वहाँ पे रेस्ट करती हैं, विश्राम कर रही हैं, सर्वाइविंग, वहाँ पे जीवन यापन कर रही हैं, बेस्ड, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, वो उस जगह पे स्थित है। सो ऑप्शन डी बेस्ड इज करेक्ट। Over the last few years, पिछले कुछ सालों में, though so many new conservation dog projects have sprung up that herd can no longer keep track, कि अब वो उनका ट्रैक, उनका रिकॉर्ड नहीं रख सकती। लेसर, शॉर्टर, मोर ओवर या लॉन्गर, तो नो लॉन्गर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।